हाँ जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर कंपनी एक्ट 13 से पहले हमारे पास कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था। और क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे इमर्ज होने लग गई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लग गया, और हमारे पास आपने देखा होगा कि 90 से जो 20 सेंचुरी, ये जो 2000 वाला साल था, यानी जब 90 सेंचुरी हमारी खत्म हुई है, उस साल में आपने ये देखा होगा कि जितने भी स्कैम हुए हैं ज्यादातर वो किससे रिलेटेड हैं, 19 सेंचुरी से। ठीक है, यानी जब तक हमारा पुराना कंपनी एक्ट चलता था तो बेटा जो व्हाइट कॉलर क्राइम होते थे उनके लिए हमारे पुराने कंपनी एक्ट में उतनी हार्श सजा नहीं थी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या करा, कंपनी एक्ट 13 में बहुत सारे नए नए रूल, नए नए प्रोविजन डाले, जिससे व्हाइट कॉलर क्राइम को हमने क्या करा, कर्ब करा। पहले हमारे इंडिया में बेटा जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उनको ज्यादा सीरियस नेचर का ना मानते हुए मॉनेटरी क्राइम मानते थे, और उसके लिए जेल के कोई भी प्रावधान नहीं थे, इम्प्रिजनमेंट उसमें कभी भी नहीं होती थी। लेकिन कंपनी एक्ट 13 में वेरी फर्स्ट टाइम एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया विच इज सेक्शन 447, विच इज सेक्शन 447, जिसमें आपको अगर आप कोई भी व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं और आपकी इंटेंशन है किसी को फ्रॉड करने की, तो आपको बेटा 447 के अंदर जेल में जाना पड़ेगा। समझ में आया सर? इसी के साथ ही साथ विसल ब्लोअर के कंसेप्ट आए थे, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आए थे। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक कंसेप्ट आया था जो पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट में बेटा बहुत सारे हरासमेंट के भी केसेस देखे जाते हैं, तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसमें वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे आपको वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। ठीक है, आप ये पढ़ोगे। अच्छा, कंपनी एक्ट 13 आप बेटा सीए फाउंडेशन में भी पढ़ने वाले हो, आप सीए इंटर में भी पढ़ने वाले हो, और आप सीए फाइनल में भी पढ़ने वाले हो। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है विच कैरी मोर देन 400 सेक्शन और सेवरल ऑफ रूल्स, सेवरल ऑफ शेड्यूल्स। ठीक है, अच्छा यहां पे एक फर्स्ट टाइम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया जिसको बोला जाता है विसल ब्लोअर। क्या बोला जाता है? विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, ऐसा मैंने आपको पिछले सेशन में भी एग्जांपल दिया था कि ऐसा पुरानी फिल्मों में देखा जाता है कि कोई अगर फ्रॉड हो रहा है और आप उसमें शामिल हो, तो जो पुलिस वाले होते हैं या जो कानून के रखवाले होते हैं वो कहते हैं कि तू अपनी सजा कबूल कर ले, कन्फेस कर ले और बाकी लोगों के बारे में बता दे, तो तेरी सजा को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया विच इज विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब होता है सीटी बजाना। तो अगर आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है और आपको उसके बारे में पता है कि गलती से आप उसमें शामिल हो गए, कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से शामिल हो जाते हैं, होता है या नहीं? हमें पता नहीं होता, ऊपर का मैनेजमेंट कुछ उल्टा सीधा काम हमसे करवा रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो हम उसमें गलती से शामिल हो गए और कल को हमें बाद में पता चलता है कि जी ऐसा ऐसा काम हमसे करवाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा उसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को कर सकते हो और उस केस में आपकी सजा को कम कर दिया जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा, और आपके ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है जिसमें आप कंपनी की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हो, बता रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ विच इज 143 सबसेक्शन 12 विच टॉक्स अबाउट डायरेक्टली रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर। पहले अगर हम पुराने कंपनी एक्ट की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसमें हमारा जो ऑडिटर है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी फ्रॉड के बारे में बता सकता। लेकिन आज का जो कंपनी एक्ट 2013 है वो मॉडर्न कंपनी एक्ट है, और वो बोलता है क्योंकि भैया बहुत सारे क्राइम हुए ऑलरेडी कंपनीज में जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा स्कैम के रूप में बनाया, जैसे स्कैम 1992, जैसे सत्यम स्कैम, जैसे 2G स्कैम, जैसे कॉमनवेल्थ स्कैम, बहुत सारे स्कैम हुए। सारे स्कैम बेटा पहले हुए थे जब ये कंपनी एक्ट इतना हार्श नहीं हुआ करता था। आज की डेट में
आप करके दिखा दो, आपको तुरंत उठा के पहले जेल में डाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वेरी फर्स्ट टाइम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया जिसमें हम बीइंग ए ऑडिटर, अगर हमारे सामने कोई फ्रॉड आता है तो हम ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सकते हैं। अच्छा, इसका सेक्शन आप पढ़ोगे इंटर में, सीए इंटर में है ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन आपके फाउंडेशन में नहीं है। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं बस आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं कि कंपनी एक्ट 13 अगर पहले 1956 था तो आज हमें क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें कंपनी एक्ट को क्या करना पड़ा, अमेंड करना पड़ा। समझ में आ गया? चलें आगे। चलो, तो इतना हमने यहां से पढ़ लिया था और ये जो ओवरव्यू है वो आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, ये आपको खुद रीड करना है। मोटी मोटी बातें हैं कि इसमें हमने बाद में चेंज कर दिया, कंपनी एक्ट 13 आ गया, कैरी फोर्स 70 सेक्शन, 29 चैप्टर हैं, शेड्यूल्स हैं, है ना, बहुत सारे रूल्स हैं। फर्स्ट टाइम विसल ब्लोअर का कंसेप्ट आया। क्या विसल ब्लोअर के बारे में जानते हो अब आप? विसल ब्लोअर क्लियर है? विसल ब्लोअर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, क्लास एक्शन शूट आया फर्स्ट टाइम, पिछली क्लास में बताया था क्लास एक्शन शूट क्या होता है, किसी को याद है? क्लास एक्शन शूट क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? बोलो, क्लास एक्शन शूट पता है किसी को क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म क्लास एक्शन सूट? बेटा आप भी बता सकते हो, आपने सुना है तो। कोई आइडिया? सुना है? ठीक है, बताएं जी। आपको तो पढ़ा चुका हूं गंदे बच्चों, नहीं याद? सुनकर बहुत ही बुरा लगा। सुनिए, मैं समझा देता हूं दोबारा। मैंने बताया कि आपने एक कंपनी बनाई और उसमें आपने इक्विटी शेयर इश्यू करे, मान लेते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करे आपने 10 रुपए वाले। कितना पैसा उठाया आपने मार्केट से? 10 लाख। फिर आपको फर्दर कैपिटल की जरूरत पड़ गई और आपने क्या करा, 5 लाख शेयर और इशू करे, लेकिन इस बार 50 वाले। तो कितना पैसा उठा? 2.5 CR। ठीक है, अब ये एक क्लास हो गई, सुनना, एक शेयर हो गए 10 वाले, एक शेयर हो गए कितने वाले? 50 वाले। अगर शेयर होल्डर के साथ कुछ भी गलत होता है तो आप दोनों मिलकर क्या कर सकते हो? मान लेते हैं कि कुछ 50 शेयर होल्डर यहाँ पे हैं और 50 शेयर होल्डर यहाँ पे हैं जिनके साथ कुछ कुछ गलत हो रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, कंपनी टाइम पे अपने प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर रही, कंपनी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रही आपके हिसाब से, ठीक है, या कंपनी अपने लोन नहीं चुका रही, जानबूझ के डिफॉल्ट करा जा रहा है, डायरेक्टर सारे मिले हुए हैं, चोरी करी जा रही है, मिसमैनेजमेंट करा जा रहा है, आपको पता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो आप दो अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर हो या नहीं? अरे अगर आपका जो पार वैल्यू है वो अलग हो जाती है तो आपका क्लास अलग हो जाता है। आप, एक क्लास है हमारे पास 10 वाला और एक क्लास है हमारे पास 50 वाला। समझ में आ रहा है इतना? तो आप क्या कर सकते हो, अब कंपनी एक्ट 13 में आप पूरे 100 लोग मिलके एक सिंगल सूट फाइल कर सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन सूट। और बहुत ही शर्म की बात है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था लेकिन आपको याद नहीं है। इससे पता चल जाता है कि आप कितने सिंसियर हो अपने सब्जेक्ट को लेके। डन है जी? चलिए, फिर हमने बात करी थी कि कंपनी एक्ट 13 एप्लीकेबल किस किस पे होता है, बात कर ली थी, जल्दी जल्दी कर ले। देखना सर, सारी कंपनी पे लगता है ये जो इस एक्ट के अंदर बनती है या किसी प्रीवियस लॉ में बनी है। प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा था, बताना कौन सा था? 1956। तो जो कंपनी 1956 के अंदर बनी होंगी उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है, और जो कंपनी कंपनी एक्ट 13 में बनी होंगी, इनकॉर्पोरेट हुई होगी, उन पे तो एप्लीकेबल है ही। सर फिर इंश्योरेंस कंपनी पे भी ये लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो जिनके पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होता है। तो अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाए तो इसका मतलब वो क्या है, एक कंपनी है। समझ में आ रहा है? तो
कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिसका मतलब मैंने पिछली क्लास में भी आपसे पूछा था। कहता है एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ सैड एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। बताइएगा इसका मतलब क्या होता है? बेटा आपका नाम? शौर्य बताएगा। शौर्य, आपको ये लाइन पढ़नी है यहां से यहां तक और इसका हिंदी मीनिंग बताना है कि क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। ऑनलाइन कोई आया ही नहीं आज, रिकॉर्डिंग के भरोसे हैं वो बच्चे। हेलो हेलो, हाँ जी शौर्य, आपको बताना है इस लाइन का मतलब जो कह रही है एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सैड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। सर हम पढ़ क्या रहे हैं? सर हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ रहे हैं? उसकी एप्लीकेबिलिटी, यानी ये किस किस पर लगता है। उसमें से पहला पढ़ा कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी इस एक्ट में या किसी प्रीवियस लॉ में। दूसरा पढ़ा सर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी लगेगा, लेकिन आपको यह पता है कि इंश्योरेंस कंपनी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनी है, एक अलग तरह की कंपनी है जिसके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है और जिसके ऊपर IRDA एक्ट भी लगता है। तो कह रहा है कि उस पर हमारा कंपनी एक्ट उतना ही लगेगा जितना इनकंसिस्टेंट उससे नहीं होगा। उससे किससे? स्पेशल एक्ट से। समझ में आया? तो यानी कहता है जितना इनकंसिस्टेंट नहीं होगा उतना कंपनी एक्ट लग जाएगा, और जितना इनकंसिस्टेंट होगा वहां पे IRDA एक्ट लगेगा या इंश्योरेंस एक्ट लगेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब कंपनी एक्ट ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ अपने आप को इज्जत नहीं दे रहा, मैं IRDA एक्ट को भी इज्जत दे रहा हूं और इंश्योरेंस एक्ट को भी इज्जत दे रहा हूं, और ये भी बोल रहा हूं जितना मेरे से सिमिलर है वो दोनों एक्ट उतना आप मेरे को लगा लेना, और जितना मुझसे सिमिलर नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात उन दोनों एक्ट में बोली गई है तो वहां पे उन दोनों एक्ट को अप्लाई कर लेना। समझ में आया शौर्य? अब सेम बात बैंकिंग के लिए भी लिखी है और सेम बात पावर कंपनी के लिए भी लिखी है। तो सर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं कि सर बैंकिंग कंपनी पे भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी का कोई नाम बताइए। सुमित, हाँ बेटा बताइए। अरे मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम पूछा आपसे। इंगेज, देखो ये रहा है, कंपनी इंगेज इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, फिर सेम लाइन लिखी है शौर्य, सेम लाइन लिखी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि क्या, मैंने आपसे क्या पूछा बेटा? बोलो ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम। अगर आप दिल्ली में रहते तो आपको पता होता। जैसे हमारे यहां दिल्ली में बिजली आती है BSES, यमुना पावर। यमुना पावर किसका है? रिलायंस का। UPPCL, ये कह रहा है पूर्वांचल, आपके पास जो यूपी में बिजली आती है वो UPPCL की आती है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उसके फिर ये डिवीजन है जो आपके पास आती है पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, ये सब उनके डिवीजन है। तो वो भी लिमिटेड वर्ड है, तो वो भी एक कंपनी है। ठीक है, हमारे पास जो आ रही है, हमारे जैसे दिल्ली में बोला मैंने, एक कंपनी का नाम बताया BSES यमुना पावर, ऐसे ही अडानी पावर है, टाटा पावर है ना, रिलायंस की भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो पावर जनरेशन में हैं। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट इज दैट कि कंपनी लॉ हमारा इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेगा मेरे दोस्त, बैंकिंग कंपनी पे भी लगेगा और पावर जनरेशन कंपनी पे भी लगेगा। सर बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल देना। वो तो NBFC में आ गया जो बैंक को। HDFC लिमिटेड, आप कभी देखना, आप देखना कभी नाम HDFC का सिर्फ HDFC नाम नहीं है, HDFC लिमिटेड है। आप एक्सिस बैंक का नाम देखना, एक्सिस बैंक लिमिटेड है पूरा नाम इनका। तो ये भी क्या है बेटा? कंपनीज हैं, लेकिन ये कौन सी कंपनीज हैं? बैंकिंग कंपनीज। कौन सी कंपनीज हैं? बैंकिंग कंपनीज। समझ में आ रहा है? फिर बोलता है सर किसी अदर कंपनी पे भी लग जाएगा विच इज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो गवर्नमेंट अगर कोई और कंपनी बनाएगी फ्रॉम एनी स्पेशल एक्ट तो उस पर भी लग जाएगा। ठीक है, जैसे LIC है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। एलआईसी भी एक कंपनी है, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखिएगा, और कह रहा है सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है कि वो कभी भी इस बारे में नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल सकते हैं कि इस वाली कॉर्पोरेशन पे कंपनी एक्ट लग जाएगा। तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उसके हिसाब से ये लग जाएगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? सर हम ये सीख गए कि कंपनी एक्ट 13 क्यों आया। सर हम ये सीख गए कि कंपनी एक्ट एप्लीकेबल किस किस कंपनी पे किस किस तरीके से होता है। लेकिन 3 केसेस में ये याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट वाली लाइन, ये 3 केसेस में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। कहाँ कहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और पावर जनरेशन कंपनी। वहां पे ये बोला जाता है कि जितना ये एक्ट कंसिस्टेंट है इनके स्पेशल एक्ट से उतना लग जाएगा, जितना ये एक्ट इनकंसिस्टेंट है वहां पे ये नहीं लगेगा। समझ में आया? आइए आ गया। फिर सर हमने ये सीख लिया था कि कंपनीज का मीनिंग क्या है, कंपनी का, और कंपनी के फीचर क्या है। ये तो आपने बचपन में पढ़ा है, कंपनी का मतलब क्या होता है। हाँ, कंपनी मीन्स ए आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग कॉमन सील, है ना। ये सारे उसके क्या है, फीचर डाल के एक डेफिनेशन बना दी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सर वो सारे काम कर सकती है जो एक पर्सन कर सकता है, लेकिन सर वो नहा धो खा पी नहीं सकती। क्या कंपनी खा सकती है? क्या कंपनी नहा सकती है? क्या आपकी तरह कोई गेम खेल सकती है कंपनी? नहीं। क्यों? लेकिन लॉ फिर भी बोलता है कि सर वो पर्सन है। लॉ क्या बोलता है? वो पर्सन है, यानी सर वो एक लीगल एंटिटी है। सर वो एक लीगल एंटिटी है, वो पर्सन है। कंपनी एज ए पर्सन और आप एज ए पर्सन दोनों में क्या फर्क है बताना। कंपनी एज ए पर्सन और आप एज ए पर्सन क्या फर्क है? सर आप क्या हो बोलो? नेचुरल पर्सन। और कंपनी क्या है मेरे दोस्त? अब इससे क्या फर्क आ जाता है? यहां आएगा ना, आर्टिफिशियल। इससे क्या फर्क आ जाता है? सर नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है? नहा धो खा पी सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सुनना, इस बात से कंपनी को हल्के में मत ले लेना। कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो आप कर सकते हो। तो सर वो कौन से काम है बताइए। सर अगर कोई चीज परचेज करनी है तो कंपनी परचेज कर सकती है। सर कुछ सेल करना है कंपनी सेल कर सकती है। सर कंपनी अपने नाम पर होल्ड कर सकती है कोई भी एसेट। क्या सर कंपनी गाड़ी खरीद सकती है? हाँ सर कंपनी गाड़ी खरीद सकती है, लेकिन आप अभी ना पार्टनरशिप बिजनेस करो और जाओ गाड़ी खरीदने, आपको मना कर देगा। आपको पार्टनरशिप के नाम पे गाड़ी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। बस पार्टनरशिप बिजनेस को हम कलेक्टिवली पार्टनरशिप बोलते हैं। वो एक कलेक्टिव वर्ड है आप लोगों का एज ए पार्टनर। समझ में आया? लेकिन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए कंपनी के नाम पे आप परचेज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, कोई एसेट भी होल्ड कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो, आप किसी पे सूट फाइल भी कर सकते हो और आपके ऊपर भी सूट फाइल हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो कंपनी सर वो सारे काम कर सकती है जो लीगली एक पर्सन कर सकता है, बस वो काम नहीं कर सकती जो एक नेचुरल पर्सन स्पेसिफिकली कर सकता है। समझ में आया? क्योंकि सर ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा मेरे को बताना, कंपनी का जन्म कैसे होगा? हॉस्पिटल में, जैसे आपका हुआ है? कैसे कैसे होगा कंपनी का जन्म? बोलो ना यार, मेरे को बताओ ना, कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आ रही है कोई भी? जैसे आप एग्जिस्टेंस में कैसे आए हो बताओ? बाय योर बर्थ। कंपनी कैसे आएगी एग्जिस्टेंस में? बाय इट्स इनकॉर्पोरेशन। कैसे? इनकॉर्पोरेशन। यानी कंपनी को बनाया किसके द्वारा जाता है? लॉ के द्वारा। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अच्छा हमारा बीइंग ए नेचुरल पर्सन हम कैसे आते हैं एग्जिस्टेंस में? बर्थ से। और चले कैसे जाते हैं? डेथ से। क्या कंपनी की डेथ हो सकती है? तो क्या होगा कंपनी का? सर कंपनी अगर खत्म करनी है तो उसका क्या होगा?
वाइंडिंग अप, क्या होगा? वाइंडिंग अप यानी कि क्लोजर। तो अगर कंपनी को बनाया किसके द्वारा जा रहा है बताओ? लॉ के द्वारा। तो कंपनी को खत्म भी किसके द्वारा किया जा सकता है? लॉ के द्वारा। समझ में आया? सर कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन होता है, क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? पीपल कैन कम एंड गो बट कंपनी मस्ट गो फॉर एवर। धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस चालू करी थी, आज धीरू भाई अंबानी जी जिंदा नहीं है, या जिंदा है? जिंदा नहीं है। क्या रिलायंस मर गया? लेकिन रिलायंस अभी भी जिंदा है। तो बेटा कंपनी, अब तो रतन टाटा जी भी नहीं है, लेकिन टाटा जिंदा है, पूरी सारी कंपनी चल रही है, सारी उनके जितने भी वेंचर हैं, जितने भी उनके काम हैं, सब चल रहा है। ठीक है, तो भाई लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहती है। समझ में आया? अनलेस एंड अनटिल कि हमने उसे लॉ के द्वारा वाइंड अप कराओ। ये सारी बातें हमने कर ली थी। तो देखो एक बार देखना, थोड़ा सा बुक से दिखा देता हूं आपको, जो बातें मैंने बोली है वो किसी ने लिखी है नहीं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस मार्शल ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। समझा दिया? समझा दिया। इनविजिबल इंटेंजिबल एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। इसका जो जन्म हुआ है, क्या वैसे कहीं एग्जिस्टेंस में होती है? क्या आप गोदी में खिला सकते हो कंपनी को जैसे आपको खिलाया गया था पुराने जमाने में? नहीं। तो ये कैसे बनती है? बाय द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। अरे समझ में आ रहा है ना? कह रहा है बीइंग ए मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ इट possess only those property which the charter of its creation confer upon it either expressly or as accidental to its very existence। तो इसके एग्जिस्टेंस के साथ जो आपने इसका चार्टर बनाया होगा, चार्टर मतलब एमओए, एमओए बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, जो उसमें चीजें लिखी होंगी उसके हिसाब से वो कंपनी रन करेगी। समझ में आया? आपको पता है हमारा भी एक चार्टर होता है जब हमारा जन्म होता है, आपको पता है ये बात? हमारा भी एक चार्टर होता है, क्या? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, प्रिंसिपल ऑफ आवर फैमिली। हर कोई इंसान, अगर कोई इंसान नॉनवेज खा रहा है, वो कैसे खा रहा है? क्योंकि उसकी फैमिली में चलता आ रहा है। कोई इंसान नहीं खा रहा, कोई इंसान नहीं खा रहा क्योंकि उसकी फैमिली में नहीं है। तो आप किस हिसाब से जीते हो बताओ ना? जो प्रिंसिपल है आपकी फैमिली के। तो जैसे नेचुरल पर्सन का चार्टर होता है उसके प्रिंसिपल उसकी फैमिली का, वैसे कंपनी का चार्टर क्या होता है? एमओए। जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एमओए में लिखना होता है कि कंपनी कैसे कैसे काम करेगी। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी आगे चल लें, बेस मैंने बना दिया। आ रहा है बेटा समझ में? देखिएगा, अब कह रहा है इन अदर वर्ड, प्रोफेसर हैनी ने बोला था कि कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। भाई सारे प्रोफेसर ने घुमा फिरा के वही बात करी है, फीचर बताए हैं कंपनी के कि कंपनी क्या है। तो कंपनी क्या है वो कैसे पता चलेगा? उसके फीचर से, और फीचर को कंपाइल करके उन्होंने डेफिनेशन बना दिया। तो कहता है देखो, एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ बीइंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। पढ़ा दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी बोले तो सर ऑनर अलग है और कंपनी अलग है। अगर कंपनी ने कुछ गलत करा है तो कंपनी को सजा होगी, ऑनर ने कुछ गलत करा है तो ऑनर को सजा होगी। ठीक है, दोनों को एक साथ सजा। ऐसा नहीं है कि अगर ऑनर ने कुछ गलत कर दिया, ऑनर ने मान लेते हैं किसी को बाहर पिटाई कर दी, किसी को पकड़ के लड़ाई कर ली, तो उसकी सजा कंपनी को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, दिस डेफिनेशन सम अप द मीनिंग एज वेल एज द फीचर ऑफ द कंपनी। अब इसमें कौन कौन से फीचर आए देखिएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो। सर कंपनी के जो ओनर्स हैं, ओनर्स कौन होते हैं बताना? कंपनी के शेयर होल्डर्स। सर ये अलग हैं और कंपनी अलग है। डन है? सर ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। इन द आईज ऑफ लॉ ये कौन है बताना? नेचुरल पर्सन, बोलो ना। और ये कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, जल्दी जल्दी से करते हैं इसको खत्म। देखना सर, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा दिया। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैंने क्या बताया बताओ? कंपनी हमेशा चलती रहेगी, मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आज कोई ओनर है और कल कोई और ओनर बन जाए। ठीक है,
तो कह रहा है चेंज इन द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर कंपनी की जो लाइबिलिटी है ना, जो कंसेप्ट लाया गया वो इसी वजह से लाया गया। कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है? लिमिटेड। अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो या आप कोई पार्टनरशिप चला रहे हो, वहां पे आपकी लाइबिलिटी कैसी होती है मेरे दोस्त? अनलिमिटेड। सर इसका मतलब क्या होता है बताना? सर इसका मतलब क्या होता है? सर अगर आपने धंधा करा और धंधा आपका लॉस में चला गया, देखो मान लेते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा था 20 लाख से, और वो सारा का सारा आपने मान लेते हैं 20 लाख की कैपिटल रख के आपने 50 लाख का माल उठा लिया उधार पे, तो आपके क्रेडिटर्स खड़े हो गए होंगे। एक तरफ स्टॉक आ गया होगा बैलेंस शीट में और एक तरफ क्रेडिटर्स आ गए होंगे। आए होंगे नहीं आए होंगे? और आप पे कैपिटल कितनी थी बताना? 20 लाख। आपने ये सोचा था इस 20 लाख से मैं प्रॉफिट कमा के कल को ये 50 लाख चुका दूंगा, लेकिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली आपका 20 लाख का 20 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो जो 20 लाख लगाया वो तो गया, और जो क्रेडिटर्स खड़े हैं 50 लाख के, उन्हें भी पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो वो पैसा आपको, अगर बिजनेस में अब कुछ नहीं बचा क्योंकि 20 लाख का 20 लाख लगाए थे, वो टोटल लॉस। अब 50 लाख कहां से चुकाना पड़ेगा? अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, कहां से चुकाना पड़ेगा 50 लाख? अब आपको वो पैसा घर से लाना पड़ेगा। आपकी जो पर्सनल असेट होगी, आप अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपकी जो पर्सनल असेट होगी वहां से वो पैसा चुकाया जाएगा। अगर आप पार्टनर्स हैं तो कलेक्टिवली आपके सब पार्टनर से कलेक्ट करके वो पैसा चुकाया जाएगा। लेकिन अगर आप कंपनी खोल लेते तो कंपनी की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। और अगर कंपनी में कोई इस तरह का लॉस होता है तो जो 50 लाख रुपया है वो आपको अब नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कहां तक थी? हाँ, लिमिटेड थी। और लिमिटेड कहां तक होती है लायबिलिटी? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। मान लेते हैं कोई शेयर, सुनिएगा, मान लेते हैं कोई शेयर 10 रुपए का था, उसमें से फर्स्ट कॉल 4 रुपए की मंगा ली गई थी। आपके पास 1 लाख शेयर थे, 4 रुपए की मंगा ली गई थी। ये कॉल्ड अप है, ये आपने मंगा भी लिया और आपने पे भी कर दिया। कॉल्ड अप है यार, कॉल्ड अप है और पेड भी कर दिया, ठीक है, ये लिखा है मैंने, ठीक। तो कितना पैसा बचा है अभी बकाया? बोलो ना। 6 रुपया पर शेयर इंटू 1 लाख कर दें तो टोटल कितना बकाया है? 6 लाख। तो आपसे बिल्कुल रॉस सिनारियो में कितना पैसा मांगा जा सकता है? 6 लाख। ये समझ में आ रहा है? तो हमारी जो कंपनी में लायबिलिटी होती है मेरे दोस्त, अप टू दी अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है। जितना पैसा हमने अभी कंपनी को नहीं पे करा अपनी कैपिटल में से, उतना ही सिर्फ हमसे मांगा जा सकता है इन जनरल सिनारियो। अभी मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि कई बार हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, उसके सिनारियो अलग हैं। अभी जर्नली हम ये सीख रहे हैं कि लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है? कि अगर आपकी उधारी इतनी हो गई कि आप चुका नहीं पा रहे तो इसमें तेरा घर नहीं जाएगा, तो इसमें तेरा घर नहीं जाएगा, और जो बिजनेस की उधारी है वो बिजनेस तक ही रहेगी, आपके घर पे कोई पैसा मांगने कभी भी नहीं जाएगा। तो आप बताओ, लोग कंपनी बना के काम करेंगे या पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप? आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी बेटर है? कल को आप सीए बन जाओगे, आपसे कोई आगे पूछेगा कि सर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मेरे को कंपनी बनानी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी चाहिए या पार्टनरशिप बनानी चाहिए, तो आप बेटर गाइड कर सकते हो उसको कि सर कंपनी बना के करो, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है, कल को अगर धंधा डूब भी गया तो इसमें आपका घर नहीं जाएगा। सर ने पढ़ाया था। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो ना। और ये तो पढ़ाई दिया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। हाँ, कह रहा है कंपनी कैन एक्ट थ्रू द ह्यूमन एजेंसी ओनली एंड द कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट शीव बी सीव्ड इन इट्स ऑन नेम। सुनना, कह रहा है ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करती है ये। कौन करता है काम? कंपनी का ओनर। आपने बोला कि सर शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है? हाँ, हु मैनेज दी कंपनी। सर डायरेक्टर कंपनी में रखे जाते हैं कंपनी को क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए। और वो किसकी डायरेक्शन पे काम करते हैं? शेयर होल्डर्स की। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें करने के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। मैं आपको सीए इंटर और फाइनल में पढ़ाऊंगा ये बातें, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां जहां आप बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के वो काम कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? चले, इतना समझ में आया? चल सकते हैं।
क्या ये खुद से पढ़ लोगे? अब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, हाँ, परपीचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। चल सकते हैं आगे। कॉमन सील बता दूं थोड़ा सा। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या है? कंपनी की स्टैम्प। और पहले ये प्रोविजन 1956 वाले एक्ट में मैंडेटरी होता था, लेकिन अब ये मैंडेटरी नहीं रहा। अब अगर आप कंपनी, क्योंकि यार डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो आप कहां ठप्पा लगाते फिरोगे? सिंपल सी बात है। तो बोला भैया आप क्या करना, आपको ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ना मिनिमम 2 डायरेक्टर से साइन करा लेना, और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी से साइन लगा लेना, तो हम मान लेंगे कि प्रॉपर ऑथराइजेशन हो गई है, आपको किसी भी कंपनी के पेपर पे कॉमन सील लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को बताना कि कॉमन सील मैंडेटरी है या वॉलंटरली है? अब कॉमन सील का जो यूज है वो कंपलसरी है या वॉलंटरली है? आ रहा है सर? लेकिन पहले ये कंपलसरी हुआ करता था। आया समझ में? आया बेटा? यहां तक समझ में आया? देखो मैंने ये बात समझा दी आपको सारी, और जो मैंने बात बोली है कि अगर कंपनी नहीं चाहती कॉमन सील रखना तो वो ऑथराइजेशन कर सकती है कितने डायरेक्टर के द्वारा? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर दे तो चलेगा। समझ में आया क्या? पक्का? आगे चलें। ये आज का नहीं था कुछ भी, अभी आज पे मैं ला रहा हूं आपको, ठीक है? चलिए अब सुनना मेरी बात। मैंने आपको बताया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या इस सेपरेट लीगल एंटिटी का, इस कंसेप्ट का मिसयूज करा जा सकता है? हर कोई क्या करेगा, सुनना ध्यान से, 20 लाख की कैपिटल लगाएगा, 1 करोड़ का माल उधार खरीद लेगा और जानबूझ के लॉस दिखा देगा, और 1 करोड़ का पैसा देना नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है, तो हर कोई ये कर लेगा। बहुत इजी है। आप ही गाइड करोगे कि कंपनी बनाओ, 5 लाख रुपए डाल दो एज ए कैपिटल, 20 लाख का माल खरीद लो, 20 लाख नहीं, कितने का था, 1 करोड़ का माल खरीद लो, और चुकाना मत, कंपनी की तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जो केस चलेगा कंपनी पे चलेगा, तुम मौज लो। इट इज वेरी इजी। तो यहां पे क्या हो रहा है मेरे दोस्त, बताना, सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो डिसरिगार्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? इससे पहले मैंने एक बात और सिखाई थी आपको पिछले सेशन में, कि अगर मैं एक कंपनी हूं, और ये थोड़ा इस कंसेप्ट से हटके ध्यान से सुनना, मैं एक कंपनी हूं और मैंने अगर कंपनी के नाम पे कुछ गुड्स लिए हैं तो उसका जो इंश्योरेंस कराऊंगा वो मैं कंपनी के नाम पे कराऊंगा। मैं अपने नाम पे इंश्योरेंस कराऊंगा तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। गेम समझ में आया? यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी अगर कोई क्रिएट करना है तो वो विद द इन द नेम ऑफ द कंपनी करना है। आप अपने नाम से इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी कंपनी में क्रिएट नहीं कर सकते। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी में ऊपर पढ़ाया गया है, मेरे से मिस हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। देखना यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहीं बोलो, देखना। ये रहा देखो, ए मेंबर डज नॉट हैव इवन ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी द लीडिंग केस। ये मैंने केस समझाया था पिछली बार आपको। मान लेते हैं कि अभिनव ने एक कंपनी खोली और कंपनी थी इसकी लकड़ी की, और इसने क्या करा, टिम्बर विम्बर जानते हो ना, लकड़ी का काम करता था ये, और इसने बहुत सारी लकड़ियां खरीद ली, और जब इंश्योरेंस कंपनी से इसने इंश्योरेंस कराया तो वो इंश्योरेंस किसके नाम पे ले लिया? अभिनव के नाम पे। कंपनी का नाम क्या था? ए लिमिटेड। लेकिन इंश्योरेंस किसके नाम पे ले लिया? अभिनव के नाम पे। सारा टिम्बर जल के राख हो गया। क्या इसे क्लेम मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि अगर आपको इंश्योरेंस लेना था तो वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे लेना था, आपने अगर अपने पर्सनल नाम पे लिया है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। समझ में आया? यही था भाई इस केस लॉ में, देखो सेम है। एम क्लेम द इंश्योरेंस कंपनसेशन हेल्ड, कहीं पे भी हेल्ड लिखा है तो बेटा इसका मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट है वो। तो कह रहा है द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लाइबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी फॉर he has no legal or equitable interest in them, hence in this case since the timber was not insured in the name of the company, है ना,
एम कुड नॉट क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आया? यही केस था भाई। चलें आगे, आइएगा। अब हम आ गए कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर। तो मैंने क्या बोला, लेकिन मैंने अभी, आप पुराने वाले सिनारियो पे वापस आते हैं, मैंने क्या बोला कि कोई लाइबिलिटी लिमिटेड है और सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो हम सब ऐसे ही गेम खेल लेते हैं। 5 लाख की कैपिटल लगाते हैं, 2 करोड़ का उधार ले लेते हैं, और कल को उधार को चुकाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, 2 करोड़ अंदर, पैसा ही पैसा। क्या बोलती है पब्लिक? मजा आ रहा है सुन के? लेकिन ऐसा ही एक केस हुआ जिसको मैंने क्या बोला, जिसने ये सिखा दिया लॉ मेकर्स को कि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी जो है उस कंसेप्ट को क्या करा जाता है, डिसरिगार्ड किया जा सकता है और बहुत इजीली मिसयूज किया जा सकता है। समझ में आया? उस केस लॉ से, जैसे सुनो सुनो सुनो, जैसे हमारे इंडिया में एक केस हुआ स्कैम 1992, उससे हमें समझ में आ गया कि कैपिटल मार्केट के ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी बिठानी चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट ने सेबी को बिठाया। आप देखना सेबी का जो गठन हुआ है 1992 में ही हुआ है, और वो स्कैम भी 1992 में हुआ था, लेकिन इफेक्ट में नहीं आया था। इफेक्ट में तब लाया गया। समझ में आया मेरे दोस्त? तो ऐसे ही केसेस होते हैं जिससे लॉ मेकर्स को भी समझ में आता है कि भैया इसका पर्पस डिफीट हो रहा है, तो हमें चेंज करना चाहिए कंसेप्ट को। समझ में आया? तो ऐसा ही एक केस हुआ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आइएगा मेरे साथ। केस का नाम है सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। सही है? पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको नरेट करूंगा कि क्या है केस में, देखते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कह रहे हैं लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एंड द इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इन सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड, द हाउस ऑफ द लॉर्ड, मतलब कोर्ट यानी जज साहब। ये कौन है? जज। ठीक है? अरे पहले अंग्रेजों का शासन था ना, तो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स बोलते थे। आ रहा है? कह रहा है लेट डाउन दैट ए कंपनी इज ए पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इन दिस केस वन सॉलमन इनकॉर्पोरेटेड ए कंपनी नेम्ड सॉलमन कंपनी लिमिटेड। क्या हुआ है अभी तक? एक बंदा है जिसका नाम क्या है? सैलोमन। सैलोमन ने क्या करा है बताओ? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है जिसका नाम क्या है? कंपनी लिमिटेड। कह रहा है विद द 7 सब्सक्राइबर कंसिस्ट ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड द 4 सन एंड 1 डॉटर। कौन कौन है बताओ कंपनी में? 7 सब्सक्राइबर हैं। एक तो सैलोमन है, एक उसकी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ है, और एक बोलो 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 4 बेटे हैं, और एक सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया है, यहां पे है वो। ठीक है? एक बेटी है। तो ये 7 लोग थे, 1 2 3, सॉरी ये 4 है ना, तो कितने हो गए यहाँ पे? 7 ऊपर ही हो गए, 8 हो गए टोटल ना। समझ में आया? समझ में आया ना ये? अरे एक ये खुद, 2 ये, 4 बच्चे, 4 सन थे ना? हाँ सही है सही है, टोटल 7 हो गए। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, बीवी 2 कर दी। होता है घर वाली बाहर वाली। हाँ चलो, बदतमीजो, तुम्हारा बीवी पे ही ध्यान है ना? पढ़ मत लेना। सैलोमन, उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे और एक बेटी। इतना समझ में आया? आगे चलिए। कह रहे द कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस असेट ऑफ द सैलोमन फॉर पॉन्ड इतना। क्या हुआ? मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, यहां पे आते हैं हम ना, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। भाई मेरे फॉर्मेट पे मत जाना, बातों की गहराई पे जाना है आपको। किस पे जाना है? बातों की गहराई पे। गहराई, बातों की गहराई बोली मैंने। सुनना आप, यहां पे ये लाइन कैसे जाएगी? यार मैं तो भूल गया लाइन कैसे जाएगी है। कहाँ पे?
यहाँ लाइन में जाऊं? अच्छा ये है, ओके ओके समझ में आ गया। सुनो देखो इधर आओ बच्चों, उसने असेट, जो सोलमन की पर्सनल असेट थी ना, वो कंपनी में आ गई है। देखो जो सोलमन की पर्सनल असेट थी वो कंपनी, इसने बोला देखो कंपनी टुक ओवर द पर्सनल असेट ऑफ सोलमन, कितने पाउंड की, हम रुपीस मान रहे हैं इसको, 38782। इन टर्न बदले में उसे कितने मिले, 20,000 शेयर, 1 पाउंड का ईच है, एंड डिवेंचर 10,000 के। देखना असेट कितनी आई, ये समझ में आया ना, असेट कितनी आई, 38782 की असेट आई है, और उसके बदले में उसे क्या मिले हैं, शेयर्स कितने के, 20,000 शेयर हैं, और डिवेंचर कितने हैं बोलो, 10,000। आगे बताना और क्या है, अरे बोलो ना। फिर कहता है ऑफ द कंपनी विद द चार्ज ऑन द कंपनीज असेट, डिवेंचर का जो चार्ज है किसके ऊपर लगा हुआ है, वो कंपनी के असेट पे, यानी कंपनी की जो, अगर कल को कोई मिसहैपनिंग होती है तो पहले असेट बेच के डिवेंचर का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। एंड द बैलेंस जो था उसे कैश के रूप में वो लेके आया था। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखना देखना, 30,000 ये असेट लाया था नॉर्मल, और बाकी ये कैश के रूप में लाया था, कितना था वो, हाँ 8782, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ कोई फिगर 8782 की, यहाँ पे उसे हम करंट लाइबिलिटी बना देते हैं बैलेंस शीट मैच करने में। बेटा बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ। कह रहा है हिज वाइफ एंड डॉटर एंड 4 सन टुक द 1 शेयर ईच, कितने शेयर आ गए इनके पास, हाँ टोटल कितने शेयर बचे, 6 शेयर आ गए ना, अरे 6 शेयर बाकी लोगों ने ले लिया ना, 7 लोग थे ना, बाकी सबने एक एक शेयर लिया है, तो 6 शेयर आ गया। आप बैलेंस शीट मैच करने के लिए यहाँ पे कैश को हिलाते रहना। अरे समझ में आ रहा है, आप बस इतना समझो कि सोलमन ने कितना पैसा लगाया था और किस तरीके से लगाया था। शेयर कैपिटल हो गई इतनी, और इतनी क्या हो गए, डिवेंचर हो गए, ठीक है। अब आगे आ जाओ। कह रहा है सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू द जनरल ट्रेड डिप्रेशन, जितना भी काम करा था उसमें क्या हो गया, लॉसेस हो गए। फिर कहता है द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द ट्यून ऑफ 7 पॉइंट कंटेंडेड दैट द सोलमन कुड नॉट ट्रीटेड एज द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्या करा उसने, यहां पे क्रेडिटर्स थे, अरे बहुत ये इंपॉर्टेंट है यार, यहां पे क्रेडिटर्स थे कितने के, 7,000 के, और इन क्रेडिटर्स का कहना यह है, सुनना ध्यान से, इन क्रेडिटर्स का कहना यह है क्योंकि क्योंकि कंपनी इसी कमबख्त सोलमन की है, तो हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे कि ये सिक्योर्ड डिवेंचर है। अगर कंपनी की जो असेट है उसको सेल करा जाएगा तो पहले जो पैसा है हमें दो। क्या बोला गया, क्या बोला गया, जो मैंने आपको कहानी बताई लिमिटेड लाइबिलिटी वाली, सेम कहानी यहां पे एप्लीकेबल हो रही है। क्या हुआ था देखो, इतना पैसा लगाया, इतना पैसा इसने लगाया, इतने के डिवेंचर लगाए, अपने ही अपने आप को डेट रखा उसने, और इतने की असेट थी वहां पे। कंपनी लिक्विडेशन में गई, सारा जो ये पैसा था ये डूब गया, कुछ बचा होगा इसमें से। तो अब क्रेडिटर्स का ये कहना है क्योंकि कंपनी तो तेरी ही है भाई, तो तू तो आउटसाइडर को देगा ना पहले पैसे, तो हम तेरे को एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर या सिक्योर्ड डेट होल्डर नहीं मानेंगे, जो भी असेट बेच के पैसा आएगा पहले हमें मिलना चाहिए। लेकिन सोलमन पढ़ा लिखा इंसान था, उसने हमसे क्लास ली थी, और उसने क्या बोला था कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं अलग हूं कंपनी अलग है, और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है।
तो कंपनी के पास जो पैसा आया है पहले वो किसे देगी, अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तरीका तो यही है। अब यहां पे बताना कौन जीतेगा। अगर कंसेप्ट की बात करें तो कौन जीता बताओ, ये जीत गया। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये बोला गया कि भैया जो पैसा है पहले बेच के इसको मिलेगा, आपका राइट यहां पे बाद में होता है क्योंकि कंपनी अलग है और सॉल्मन अलग है। गेम समझ में आया? तो लेकिन अगर इसे आप क्रिटिकली एनालाइज करो तो यहां पे गेम कौन खेल गया, क्रेडिटर से उधार भी ले लिया, अपना पैसा तो लॉस दिखा दिया, और वो जो पैसा क्रेडिटर से उधार माल खरीदा था वो भी ले गया, अपने घर ले गया। तो इससे ये समझ में आया लॉ मेकर्स को कि भैया जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है उसे बहुत इजीली डिसरिगार्ड करा जा सकता है। समझ में आया? आइए तो देखो हुआ क्या। कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिवेंचर हेल्ड बाय हिम एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वन मैन कंपनी व्हिच वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सेल्वन, द क्लॉक ऑफ द कंपनी was a mere sham and the fraud it was held by the Lord Macnaghten। देखना क्या बोला इन्होंने, देखना ध्यान से। कह रहा है द ये डिसीजन है, डिसीजन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द कंपनी इज एट लॉ ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। कह रहा है शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का मतलब है शेयर होल्डर। कह रहा है कंपनी बिल्कुल अलग पर्सन है शेयर होल्डर से। फिर कहता है and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was the before and the same person are managers, the same hand receive the profit of the company is not in law the agent of the subscriber and the trustee for them, nor are the subscriber are as the member liable in any shape or the form except to the extent and in the manner provided by the act। तो जो सब्सक्राइबर है उनकी लाइबिलिटी कहां तक है, उनकी कैपिटल तक की। समझ में आया? तो कह रहा है thus in case clearly established that the company as its own existence and as a result a shareholder cannot be held liable for the act of the company even though he hold virtually the entire share capital। कह रहा है एक शेयर होल्डर को आप लाइबल नहीं ठहरा सकते हालांकि उसने एंटायर शेयर कैपिटल ले रखी है, मतलब कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वही एक है ओनर। तो कह रहा है द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेशन एंटिटी। नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस व्हील ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कैन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड। सुनिएगा ध्यान से। अब बात ये निकल के आई लॉ मेकर्स ने ये डिसीजन, तो वहां पे जज साहब ने डिसीजन तो भाई एज पर लॉ ही देना पड़ेगा, आ रहा है समझ में? तो एज पर लॉ उन्होंने डिसीजन दिया कि भैया यहाँ पे सोलोमन जीत जाएगा और पहले पैसा किसको मिलेगा, सोलोमन का मिलेगा। लेकिन ये डिसीजन देते समय जज साहब की आत्मा थोड़ी सी दुख रही थी और उन्होंने बोला भैया यहाँ तो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो फिर एक नया कंसेप्ट आया जिसको हमने क्या बोला, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसमें यह बोला गया कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी नेचुरल पर्सन या कोई भी सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर अगर सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाएगा तो हम उसकी इस कॉर्पोरेट व्हील को, जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा है, हम इसको फाड़ देंगे और हम देखेंगे हु इज द बिहाइंड द कंपनी, हु इज द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी। हम उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देंगे और उसे घर से पैसा लाके देना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब ये देखा जाएगा कि आपका जो केस है वो जेन्युइन केस है या नहीं है। अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज कर रहे होगे मेरे दोस्त, तो आपका क्या करा जाएगा, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया? लिफ्ट का मतलब क्या है? अब हम सुनिएगा, अब हम कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे, अब हम ये मानेंगे कि आप ही हो, कंपनी और आप सेम हो और कंपनी आपने बनाई थी जानबूझकर धोखा देने के लिए, तो आपको बेटा सारा पैसा घर से लाके चुकाना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी को भी अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। गेम समझ में आया? पक्का? अब एक बार शुरू से पढ़ते हैं, आइएगा। समझ में आ गया ना? सेट हो गया ना मामला, दिमाग में सेट हो गया ना कंसेप्ट? आइए रीड मान लेते हैं बस। कॉर्पोरेट व्हील क्या है? कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। पता है ये बात?
कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब ये है कि अगर कुछ भी गंदा गंदा सोचोगे और आप ये सोचोगे कि डिफ्रॉड कर दोगे क्रेडिटर्स को या जिसने आपको लेंडर को जिसने लोन दिया है, तो भैया हम आपकी इंटेंशन देखेंगे और अगर ये प्रूफ हो गया कि आपकी इंटेंशन गलत थी तो हम ये कॉर्पोरेट व्हील में जो आपको फायदा मिला हुआ है उस कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर देंगे? लिफ्ट कर देंगे, फाड़ देंगे, हटा देंगे, ठीक है। और ये माना जाएगा कि आप ही कंपनी के बिहाइंड में हो और आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड और आपको वो सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। गेम समझ में आया? देखिए, कह रहा द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी आर शील्डेड from the liability connected to the company's action. If the company incur any debt or contravene any law, the corporate wheel concept implies the member does not be liable for those error. In other words, they enjoy the corporate insulation. समझ में आया कि कॉर्पोरेट का आपको फायदा मिलेगा, दस द शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक आपके मन में कोई चोर नहीं है। देखिएगा, अब आप बोलोगे लेकिन सर ये प्रूफ कैसे होगा कि हमारे मन में चोर था? तो वो सब्जेक्ट टू दी केस है और वो ट्रायल के टाइम पे पता चलेगा, वो ट्रायल का मैटर है। जज साहब पता लगा लेंगे, एजेंसियां पता लगा लेंगी, बहुत तरीके हैं पता लगाने के। आ रहा है समझ में? आइएगा, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो कह रहा है द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज in fact based on the theory of separate corporate identity. Now the question may arise whether this wheel of corporate personality can even be lifted or pierced. Pierced का मतलब क्या है? फाड़ देना। आ रहा है? कह रहा है बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चन वन शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज lifting the wheel. It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regard instead of realities behind the legal facade. यानी ये देखा जाएगा कि रियलिटी में कंपनी के पीछे कौन है अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो कह रहा है वेयर द कोर्ट इग्नोर द कंपनी कंसर्न देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर और द मैनेजर, द कॉर्पोरेट व्हील में बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड only in the appropriate circumstances. The court may willing to lift the corporate wheel and that too when the question of control are involved rather than merely a question of ownership. तो कह रहा है कॉर्पोरेट व्हील हम तभी हटाएंगे जब क्वेश्चन ऑफ बोलो कंट्रोल आएगा रादर देन क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। तो वहां पे देखा जाएगा कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है ये देखा जाएगा और इसको हम कॉर्पोरेट व्हील को हटा के चेक करेंगे। हो सकता है कि वो शेयर होल्डर भी ना हो, जो बंदा ये चीजें करवा रहा है कंपनी के लोगों से, हो सकता है कि वो शेयर होल्डर भी ना हो, वो सिर्फ प्रमोटर हो। प्रमोटर कौन? अंबानी जी। अंबानी जी ने एक कंपनी बनाई, उन्होंने बोला मेरा आइडिया है कंपनी बनाओ ऐसे ऐसे, मैंने ये 3-4 बच्चे लिए उनको डायरेक्टर बनाया और सब कुछ करा और सारा पैसा उड़ा दिया अपनी जेब में। तो हु इज द कंट्रोलर? अंबानी जी। इस वाले केस में हु इज द कंट्रोलर? अंबानी जी। तो कॉर्पोरेट व्हील हटा के हम उन्हें भी पकड़ लेंगे भाई, बस ये एस्टैब्लिश होने जाना चाहिए कि आप कंट्रोल कर रहे थे हमारे डायरेक्टर को, हमारे शेयर होल्डर्स को। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसे इतना एक्सटेंड कर दिया कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी का जो डिसरिगार्ड कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, हम सबको लपेट देंगे। समझ में आया? चल सकते हैं? आइएगा आगे। अब देखना, अब हम आ गए किस पे? सोलोमन क्या कह रहा था? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब हमें सब कुछ पता करना है। देखिएगा, अब हम कहां गए? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पे, जहां पे हम क्या कर दे रहे हैं? अब बताइएगा, पर्दे को हटा दे रहे हैं और अब ये माना जाएगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है कंपनी, और आप और कंपनी एक ही हो, आप सबकी मिली भगत है, आप सब चोर हो, आप सबको सजाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ ने और लॉ मेकर्स ने ऐसे सरकमस्टांसेस दे दिए जहां पे ये माना ही जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो आपकी कॉर्पोरेट विल को क्या कर दिया जाएगा? लिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर अब जो मैं केसेस आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें वो केसेस आ रहे हैं जिसमें ये मान लिया जाएगा कि आपने कुछ गलत करा है और उस केस में हम आपकी कॉर्पोरेट व्हील को हटाकर देखेंगे हु इज द कंट्रोलर, कौन चला रहा था, कौन ऐसी चीजें प्लान कर रहा था, हु इज द मास्टरमाइंड, उसको सजा मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? चले आइएगा।
कह रहा है द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर द कंपनी लॉ डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज लीगल एंटिटी एंड डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर और द मेंबर। समझ में आया? पहला केस क्या है देखना, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी दैट इज टू फाइंड आउट द वेदर द को एनिमी और फ्रेंड। इसमें केस है बेटा डैमलर कंपनी लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल टायर रबड़ कंपनी। किसका केस है? बोलो, बताना क्या नाम है केस का। डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल ठीक है, सुनना, मैं एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा रहा हूं, फैक्ट ऑफ द केस आपको इससे समझ में आ जाएगा। क्या हुआ था, एक कंपनी थी, उसमें लिखे हैं एक देश है जर्मनी, मान लेते हैं इसका किसी से वॉर हुआ था, फैक्ट ऑफ द केस में ईरान, चलो यूएस मान लेते हैं, है ना, या आप यूके मान लो, कुछ भी मान लो। देखना केस में लिखा हुआ है कहाँ की थी। अरे आप एग्जाम्पल के तौर पे ही समझ लो, कोई बात नहीं, आप सर्च भी करोगे तो आपको बस कंट्री का नाम ही तो मिलेगा। आ जाओ यहाँ पे समझ लो। अब एक कंपनी है किसकी, जर्मनी की, डन। डैमलर कहाँ की कंपनी थी, अरे इधर देख लो प्लीज, सर्च करके बता देना, अभी मैं चेंज कर दूंगा, पहले समझ लो केस। डैमलर कहाँ की कंपनी है, जर्मनी की, और इन्होंने एक कंपनी बनाई दूसरी, जिसका नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड, जिसको कहां पे इनकॉर्पोरेट करा गया, जर्मनी में ही। कहां पे, जर्मनी में। लेकिन इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो कहां के थे, यूएस। क्या बात करी मैंने सर, जितने भी शेयर होल्डर थे वो कहां के थे बताओ, दूसरी कंट्री के थे, यूएस यूके कुछ भी आप एग्जांपल में ले लो। समझ में आया? अब ये जो कंपनी थी बेटा, ये इसको ना टायर सप्लाई करती थी। क्या सप्लाई करती थी, टायर। इनका बढ़िया धंधा चल रहा था, किसी को कोई मतलब ही नहीं था जब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये कंपनी कहाँ की थी, जर्मनी की। इन्होंने दूसरी कंपनी भी जर्मनी में इनकॉर्पोरेट करी, लेकिन जो रियल जो ऑनर थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो शेयर होल्डर थे, वो कहाँ के थे, अब इन बिटवीन जर्मनी और वर्सेस यूके हो गया, इन दोनों के बीच क्या हो गया, वॉर हो गया। अब अगर आप टेक्निकली देखो एज पर दी लॉ, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां की हुई है, जर्मनी की, तो कंपनी तो कहां की मानी जाएगी, जर्मनी की। लेकिन अगर आप इन रियलिटी देखो तो वहां पे काम कौन कर रहा है, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी इज द पर्सन of that country which are in war with us। आ रहा है? तो इसमें काम कौन कर रहा है, बोलो ना, अरे बोलो ना यार, एलियन एनिमी काम कर रहा है इसमें। तो यानी अगर कंट्रोलर ये यहां का है, तो ये तो टायर में कल को बम भी दे देगा तुम्हें। टायर सप्लाई करती है कंपनी, वहां से बम मंगाएगा, टायर में डाल देगा, टायर सप्लाई कर देगा। तो ऐसे केसेस में टू फाइंड आउट द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि हम अपने एनिमी के साथ काम कर रहे हैं या अपने फ्रेंड के साथ, आप कॉर्पोरेट व्हील कंपनी की क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, और ये माना जाएगा कि ये दोनों मिली भगत हैं। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल डिसरिगार्ड हो जाएगा, और ये माना जाएगा कि ये कंपनी जर्मनी की ना होकर कहाँ की है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है केस? पढ़ लें आप, समझ में आया? पूरे केस में यही था, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बस कंट्री का नाम हो सकता है कि अलग हो, यहाँ यू सही है, यानी ठीक लिखा मैंने, उल्टा बता दिया, लेकिन समझ में आया आपको, समझ में आया ना? आइए अब पढ़ के देखिए,
कह रहा है इन द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग विद एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड द लीडिंग केस in this point is Daimler Company Limited versus Continental Tire Rubber Company Limited. If the public interest is not likely to be in jeopardy, the jeopardy मतलब harm, ठीक है, court may not be willing to crack the corporate shell, but it may rend the wheel of the ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have the mind or concise, है ना, therefore it cannot be a friend or foe. It may however be characterized as an enemy company. समझ में आया? कह रहा है if its affairs are under the control of the people of the enemy country, for this purpose the court may examine the character of the person who are really at the helm of the affairs of the company. क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? तो पहला आपको समझ में आया, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, हम किसी भी कंपनी की क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं टू फाइंड आउट वेदर द को एनिमी और फ्रेंड, सामने वाला। समझ में आया? अगला तो ये सुनो, दिस इज द लीडिंग केस विच इज डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी। अगर आपके पेपर में ये इस तरह का कोई क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, आपके पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, तो आपको पहले सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, फिर कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लिखना पड़ेगा, फिर इस केस को डिस्कस करना पड़ेगा डैमलर कंपनी वर्सेस, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा इट वाज हेल्ड दैट ये और ऑन द बेसिस ऑफ दीज हमारा कंक्लूजन ये है। गेम समझ में आया? नहीं नहीं बेटा, नींद क्यों आ रही है? नींद क्यों आ रही है? मैं अच्छी लोरी सुनाता हूं, हाँ मजा तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? आइए अगला कहता है टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्स। इसमें क्या था, इन सर्टेन मैटर कंसर्निंग लॉ ऑफ द टैक्स एंड ड्यूटीज एंड स्टैम्प, पार्टिकुलरली देयर इज द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द इशू। इसमें दिनशो मानक जी की पिटीशन थी, मैं बता देता हूं आपको, ये भी देखना क्या नाम है केस का, बताना। दिनशो, बताना दिनशो, स्पेलिंग देख लेना यार। पिटीशन ही बोलते हैं उसको ना। इसमें हुआ क्या था सुनना, मेरी एक कंपनी थी, उसका पीएनएल अकाउंट था, यहां पे इनकम आती थी, यहां पे क्या आती थी, करोड़्स में, और करोड़्स में इनकम आती थी, लेकिन खर्चे मेरे पास कम थे, एक्सपेंसेस क्या थे मेरे पास, कम थे। समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस मेरे पास कम थे, तो मेरा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आता था वो भी अच्छा खासा इन करोड़्स आता था, यानी कि हाई प्रॉफिट आता था। और आपको पता है हाई प्रॉफिट इट मींस हाई टैक्स, हाई प्रॉफिट मींस हाई टैक्स। आ रहा है? तो मैंने क्या करा, मेरी एक कंपनी थी, मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, मैंने एक नई कंपनी बनाई वाई लिमिटेड, ठीक है, और वाई लिमिटेड को बना दिया इसका शेयर होल्डर। वाई लिमिटेड को क्या बना दिया, इसका, बोलो, शेयर होल्डर। क्या कंपनी शेयर होल्ड कर सकती है? यस। आ रहा है समझ में? और मैंने ना यहाँ पे वाई लिमिटेड को एक्सपेंसेस में टू बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम, और मतलब इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मैं इस कंपनी से, इस कंपनी को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और बहुत सारा डिविडेंड पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस बुक कर दिए मैंने। अब मेरा जो प्रॉफिट है पहले से क्या हो जाएगा, खर्चे की तरह आता है। कंपनी की अकाउंटिंग सीखोगे तो आता है, फिर टैक्स लगेगा ना, ठीक है। अगर आता नहीं भी आता तो हटा देते हैं, इंटरेस्ट मान लेते हैं। आप इंटरेस्ट मान लो, उसने बस ये करा, इस कंपनी को बना के यहाँ की इनकम किसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर दी,
समझ में आया? समझ में आया क्या हो? अरे बोलो समझ में आया क्या? या तो यहाँ खर्चा दिखा के या इसकी इनकम भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ना इंटरेस्ट के रूप में कमाते थे ये पैसा बहुत सारा, तो इन्होंने क्या करा कि इस वाली कंपनी को इसका शेयर होल्डर बना के इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे शिफ्ट कर दी। आप ऐसे भी समझ सकते हो। किसी भी तरीके से हमने क्या करा है, टैक्स को एवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे लो प्रॉफिट दिखाया है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर रहे हो बोलो? हमारी गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो। टैक्स किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट का अगर नुकसान होगा तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? आपका जो पर्दा है ना कॉर्पोरेट व्हील का, उसको लिफ्ट कर देगी। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? देखो यही था यहाँ पे, कह रहा है वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवाड और circumvent the tax, court can disregard the corporate identity. कह रहा है it was held that the company was not a genuine company at all, but merely the assessee himself disguised under the legal entity of the limited company. The assessee earned the huge income by way of the dividend and interest. ये income shift करी थी इन्होंने। So he opened the some company and purchased their share in exchange of his income by way of the dividend and interest. कह रहा है this income was transferred back to the assessee by way of loan. The court decided that the private company where a shame of the corporate wheel was lifted to decide the real owner of the income. समझ में आया? नहीं आया? क्लियर करूं? अगर कुछ डाउट है तो क्लियर करूं? देखो मैं बता देता हूं दोबारा से। जो ये इनकम कमाते थे ना भाई, ये किसके रूप में कमाते थे? इंटरेस्ट एंड, बोलो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के रूप में ना, यहां पे इनकम कमाते थे एक्स लिमिटेड। तो इन्होंने क्या करा, एक वाई लिमिटेड खोली, और वाई लिमिटेड में क्या चाहिए होगी बोलो? यहां पे चाहिए कैपिटल, यहां पे चाहिए कैपिटल। अरे बोलो ना। इन्होंने ये सारा पैसा यहां पे ट्रांसफर कर दिया एज ए कैपिटल, शेयर्स खरीद लिए इससे। तो यहां पे ये दिखा दिया, क्योंकि हम तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हमने इनकम कमाई और हमने उसके क्या खरीद लिए? शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स इनके लिए एक तरह से स्टॉक हो गया, परचेज हो गया ना। अरे जो शेयर में डील कर रहा है उसके लिए शेयर क्या है? परचेज अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो परचेज, इनके लिए परचेज दिखा दी, और यहाँ पे ये क्या बन गई? कैपिटल बन गई। और इसी कैपिटल को वापस यहाँ पे लोन के रूप में इनकी बैलेंस शीट में दे दिया। इस कंपनी ने इसे लोन दे दिया, तो पैसा घूम फिर के कहाँ गया? वापस एक्स लिमिटेड में। समझ में आया? यार मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट से मेरे को इनकम आती है। तो मेरे लिए मेरी इनकम क्या हो गई? इंटरेस्ट और डिविडेंड। और मेरे लिए मेरी परचेजेस क्या हो गई? शेयर्स को परचेज करना। असेट नहीं होगा वो मेरे लिए, समझ में आ रहा है आपको? तो वो परचेज अकाउंट में जाएगा, वो मेरे लिए खर्चा बुक हो गया। खर्चा बुक हो गया तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हो गया। अरे बोलो। और लेकिन मैंने शेयर खरीदे किसके? अपनी ही कंपनी के, और वहां कैपिटल दिखा दी, ठीक है, और यहां से वो पैसा कैपिटल का पैसा लोन के रूप में वापस कर दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लोन एंड एडवांस दिख जाएगा। इसके लिए वो एसेट है लोन एंड एडवांस, सेम ये पैसा लोन एंड एडवांस के रूप में वापस हो गया, और सेम ये पैसा यहाँ पे लोन में आके खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा होगा, हल्का हल्का अकाउंट आती है तो आपको। हाँ नहीं आती? आप साइंस साइड के थे क्या? ओ, दो कॉलम है, मैं समझाता हूं आपको। इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, ये बस दो कॉलम है। एक साइड हम इनकम लिखते हैं, एक साइड हम खर्चे लिखते हैं। जो नेट प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो हमने ये जो खर्चा दिखाया है अपने ही घर में दिखा दिया। अपना ही घर बोले तो एल लिमिटेड या वाई लिमिटेड, वहां पे खर्चा दिखा के मैंने, यहाँ की कैपिटल हो गई वो, कि मैंने इस कंपनी में वो पैसा लगाया है, ठीक है। और फिर ये पैसा वापस घुमा दिया, तो यहाँ पे ये पैसा घूम के इस वाली कंपनी में चला गया। तो मैंने क्या करा है, बेसिकली बस पैसे को रूट करा है और एक्सपेंसेस क्लेम करे हैं। पैसे को रूट करके मैंने क्या करा है बोलो? एक्सपेंसेस क्लेम करे हैं, जो एक्सपेंसेस रियल में है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ही घूम रहा है वो पैसा। आया समझ में? नहीं आया बेटा? अब तो डाउट नहीं है रुद्रांश? अब तो डाउट नहीं है इसमें? क्लियर है ना ये? चलो आगे चलें। अगला है, ये क्या था?
टू प्रोटेक्ट दी रेवेन्यू एंड टैक्सेस। हम रेवेन्यू, सुनिएगा प्लीज, रेवेन्यू किसका रेवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पे? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो टू प्रोटेक्ट दी रेवेन्यू हम किसी की कॉर्पोरेट विल को क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं, उखाड़ के फेंक सकते हैं, और सेपरेट लीगल एंटिटी अब कंसेप्ट नहीं रहेगा। तो आप क्या बन जाओगे? आपको सेम पर्सन माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये कंपनी बस एक फेक कंपनी है। ये कंपनी क्या है? एक फेक कंपनी है। और ये कंपनी सेम है, तो ये वाला एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिसअलाउ हो जाएगा। गेम समझ में आया? तो इसको और इसको जोड़कर इन दोनों के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा? क्लियर है? आइए अब अगला, हमने दो चीजें सीखी। क्या? टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा सीखा क्या? टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा देखिएगा, टू अवॉइड ए लीगल ऑब्लिगेशन। टू अवॉइड ए लीगल, क्यों हंसी आ रही है दीदी? ना मुन्ना ना। टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। अगले केस का नाम बताओ, अगले केस का नाम बताओ। क्या? द वर्कमैन, MEN, वर्कमैन एम्प्लॉयड, हाँ, इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अबे किस्तों में क्यों बोल रहे हो? जल्दी बोल दो, मैं लिख दूंगा। यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंपनी के ऊपर वर्कर ने केस करा है। सेम चीज है, सुनना आप ध्यान से, बिल्कुल जैसा अभी केस बताया उस तरह का ही केस है। होता क्या है बेटा, हमारे यहाँ ना बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, जैसे कि बोनस, जैसे कि PF, जैसे कि ESIC, जिसमें ना कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि कंपनी अगर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रही है तो उसे अपने एम्प्लॉय को क्या देना है? बोनस देना है। अपने एम्प्लॉय को क्या देना है? बोनस देना है। वो आती नहीं है, वो तो वीडियो से करती है। सुनिएगा, बोनस देना है, और बोनस कब देना है? व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स इन आवर कंपनी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी कंपनी में कभी प्रॉफिट ही ना दिखाएं। मान लेते हैं ये एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड नहीं है, यही वाली कंपनी है, एसोसिएटेड रबर लिमिटेड। ठीक है, ए लिख देता हूं, ए का मतलब है एसोसिएटेड रबर लिमिटेड। हमने यहां इनकम दिखाई, और यहां पे क्या दिखा दिया? नेट प्रॉफिट, और यहां पे दिखा दिया एक्सपेंसेस। ये तो समझ में आ रहा होगा। हमने क्या करा, या तो ये काम करो कि यहां का नेट प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर दो खर्चे दिखा के, या एक काम करो बी लिमिटेड खोल दो। सुनना ध्यान से, जिसके P&L अकाउंट में इनकम ही नहीं है, जिसके P&L अकाउंट में इनकम ही नहीं है, और सारे एम्प्लॉइज को यहां दिखाओ कि ये इसके एम्प्लॉय हैं। सारे एम्प्लॉय की सैलरी कहां दिखा दी? सुनना, सारे एम्प्लॉय को किस में मैंने एम्प्लॉय कर दिया? बी लिमिटेड में, और बी लिमिटेड में मेरी इनकम ही नहीं आती, और काम कहां कराता हूं इनसे मैं? इन रियलिटी काम कहां कराता हूं उनसे? ए लिमिटेड में। वर्कर को क्या पता, लेबर को क्या पता? लेबर को तो काम करने से मतलब है, दिहाड़ी से मतलब है। मैंने बोला भैया काम करो, आपको सैलरी बी लिमिटेड से मिलेगी। बी लिमिटेड में प्रॉफिट से नहीं है, प्रॉफिट कहाँ पे है? ए लिमिटेड में। तो बी लिमिटेड मैंने किस लिए बनाई है? सिर्फ बस इसलिए ताकि मेरे को बोनस ना देना पड़े, मैं बोनस के खर्चे से बच जाऊं, विच इज ए लीगल ऑब्लिगेशन इन माय पार्ट एज पर दी लॉ। आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखना, तो मैं ये क्या कर रहा हूं, लीगल ऑब्लिगेशन को डिफीट करने के लिए सेपरेट पर्सनैलिटी का यूज कर रहा हूं। तो ये माना जाएगा कि ये कंपनी और ये कंपनी अलग नहीं है, ये दोनों कैसी कंपनी है? सेम कंपनी है, और ये कंपनी फेक कंपनी आपने बस इसलिए खोली है। गेम समझ में आया? देखिए, पढ़ के देखिए
कह रहा है वेयर इट वाज फाउंड दैट द सोल पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वाज टू यूज इट एज ए डिवाइस to reduce the amount to be paid by way of the bonus to the workmen, the Supreme Court upheld the pursuing of the wheel to look at the real transaction. The workman rubber associated, खुद पढ़ लो, आगे आ जाओ, केस पढ़ो। अब केस देखो, मैंने समझा दिया आपको, केस पढ़ लो। कह रहा है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, द फैक्ट ऑफ द केस आर दैट ए लिमिटेड, देखना देखना, ए लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ रुपीज 4.5 लाख। द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी ईयर आफ्टर ईयर। इट वाज टेकन इनटू द अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द बोनस पेबल टू द वर्कमैन of the company. Sometimes in 1968 the company transferred the share of B Limited to C Limited, a subsidiary of wholly owned by it. Thus the dividend income did not find the place in the profit and loss account of A Limited. क्या करा, जो इनकम थी डिविडेंड की, उस इनकम को ट्रांसफर करके किसी तीसरी कंपनी में कर दिया, सी लिमिटेड, जहां पे कोई एम्प्लॉय ही नहीं है। समझ में आया? तो अगर मैंने इनकम ही ट्रांसफर कर दी किसमें, सी लिमिटेड में, जहां पे एम्प्लॉय नहीं है, तो कोई बोनस देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों करा? ताकि ए लिमिटेड में मेरे को बोनस ना देना पड़े। तो कह रहा है विद द रिजल्ट दैट द सरप्लस अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ द बोनस टू द वर्कमैन गॉट रिड्यूस। हियर द कंपनी क्रिएटेड ए सब्सिडरी एंड transfer to it its investment holding in a bid to reduce the liability to pay the bonus to its workers. Thus the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company. The new company so formed had no asset of its own except those transferred by it by the principal company, with no business income of its own except receiving the dividend. जो पैसा ट्रांसफर करा है बस उसका वही काम है और कुछ नहीं कर रही काम। From the share transferred to it by the principal company and ये क्या, serving no purpose except to reduce the gross profit of the principal company as to reduce the amount paid as to the bonus to the workman. समझ में आया? तो बस हमने किस लिए करा? For defeating the purpose of the law and to फ्री करने के लिए अपने आप को किसी लीगल ऑब्लिगेशन के लिए, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। ये लीगल ऑब्लिगेशन है हमारे पार्ट पे कि हमें जो भी लेबर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमें उन्हें बोनस देना है अगर हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम वो नहीं देते हैं तो हम लीगल ऑब्लिगेशन को क्या कर रहे हैं, मेट आउट नहीं कर रहे। तो उसको चेकआउट करने के लिए हम कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। चले, थके तो नहीं आप लोग? हाँ, क्या क्या? चुप हो जाओ, बस 2 बचे हैं फिर खत्म, है ना। देखो अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एजेंट। बताना केस क्या है, नाम बताना। मर्केंटाइल ट्रांसपोर्ट, हाँ हाँ मैंने एम लिख दिया, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस बीटीसी, यही है। सुनना, मैं बता देता हूं, बहुत इजी है ये तो। सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो प्लीज, इधर सुन लो भैया। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, तो इसने ना किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करा। किसके लिए? और अथॉरिटी में यहाँ जो इंस्पेक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप बहुत गंदी ड्राइविंग करते हो, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके किसी ड्राइवर ने उड़ा दिया होगा किसी को, और बोल रहा होगा अनदर राउंड। आपने वीडियो तो देखी होगी, वो बोल रहा होगा अनदर राउंड। ठीक है, तो ये हाँ नाम ले रहा होगा, आशिक होगा बेचारा। ठीक है, तो अथॉरिटी ने क्या बोला कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या करा कि ये तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपने इस कंपनी को मना कर दिया लाइसेंस देने के लिए। हम क्या करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं बीटीसी, और उसके नाम से यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे सेम लोग हैं भाई, शेयर होल्डर्स वगैरह सेम है। ये पता चल जा रहा है कि इसको जो कंट्रोल कर रही है ये कर रही है। तो बताओ क्या अथॉरिटी इसको लाइसेंस देगी? अथॉरिटी इसको लाइसेंस देगी? अथॉरिटी को पता है कि भैया जिस कंपनी को मैंने ब्लॉक कर रखा है, ब्लैक लिस्ट कर रखा है, वही दोबारा अप्लाई कर रहा है, बस दूसरे नाम से अप्लाई कर रहा है, तो क्या लाइसेंस मिल जाएगा? तो भैया ऐसे केसेस में अथॉरिटी आपको भी लाइसेंस नहीं देगी, और ये बोल देगी कि भैया आप दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, आप क्या माने जाओगे, सेम माने जाओगे। आपने जो दूसरी कंपनी बनाई है बस इसलिए बनाई है कि आपको लाइसेंस मिल जाए।
गेम समझ में आया? देख लो, पढ़ लो। देखो देखो इधर देखो, तो ये वाली जो कंपनी है कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है? एज ए एजेंट काम कर रही है ना इस कंपनी की। अरे मैंने डायरेक्ट करा, मैंने बोला भाई एक दूसरी कंपनी बनाते हैं उसके नाम से अप्लाई करते हैं, मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये पता चल जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। देखना, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एजेंट। एक कंपनी में समटाइम्स भी regarded as the agent or the trustee of its member or another company or may therefore be deemed to have the lost its individuality in favor of the principal. Here the principal will be held liable for the act of the company. तो यहाँ पे अगर आप दूसरी कंपनी के नाम से अगर काम कर रहे हो तो आपको ये माना जाएगा कि आप उस कंपनी के एजेंट की तरह काम कर रहे हो और वो कंपनी प्रिंसिपल मानी जाएगी, और वो कंपनी अगर प्रिंसिपल मानी जाएगी तो वो लाइबल हो जाएगी। समझ में आया? In case of the Mercantile Transport Limited, British Transport Commission, a transport company wanted to obtain the license of vehicle but could not do so if applied in its own name. It therefore formed a subsidiary company and the application of the license was made in the name of the subsidiary. The vehicle were to be transferred to the subsidiary company, held the parent and the subsidiary were one commercial unit and the application of the license was clear है? बोलो। तो अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो किसी सब्सिडरी कंपनी का टू एक्ट लाइक ए एजेंट ऑफ योर कंपनी और दिस कंपनी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में आपकी कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर दिया जाएगा? लिफ्ट कर दिया जाएगा। कह रहे कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट द लॉ। सुनना आप ध्यान से, यहाँ पे तो आप ये समझ लो कि बस हमने कंपनी किस लिए करी है? फ्रॉड करने के लिए, किसी इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, या किसी लॉ को डिफीट करने के लिए। तो भैया क्या हो जाएगा, आपकी जो लीगल आइडेंटिटी है उसको हटा के आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड करके ये देखा जाएगा हु इज द बिहाइंड द कंपनी। इसमें केस है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, कंपनी हॉर्न वगैरह सप्लाई करती थी या कुछ स्पेयर पार्ट सप्लाई करती थी मोटर व्हीकल के। तो उसने क्या करा कि मोटर व्हीकल का वो माल सप्लाई करते थे, ये पकड़ा गया कि ये ना सेकेंड हैंड माल सप्लाई कर देते हैं नया बोल के, या गलत गलत माल दे देते हैं नया बोल के, बोल देते हैं इम्पोर्टेड है चाइना से, लेकिन होता ये सदर बाजार का माल है। ठीक है, तो ये ऐसा पकड़ा गया। तो आपको क्या कर दिया हमने? ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो मैंने एक नई कंपनी खोली और नई कंपनी से सेम माल सेम तरीके से भिजवा दिया। तो कैसा बोला जाएगा? ये बोला जाएगा कि जो आपकी दूसरी कंपनी है वो भी किस लिए खोली गई है? कुछ फ्रॉड करने के लिए। तो अगर आप फ्रॉड कर रहे हो इस तरह का, तो आपकी जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको क्या कर देंगे हम मेरे दोस्त? लिफ्ट कर देंगे। रीड मान ले, खत्म। कह रहा वेयर द डिवाइस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल एंड इम्प्रॉपर पर्पस, दैट इज टू डिफीट और सर्कमवेट द लॉ, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर और टू अवॉइड द ऑब्लिगेशन। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। भैया आपको सारे केस लो इसके याद करने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत ही जाना माना आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आपसे पूछा जाता है, बढ़िया नंबर का आता है। इसमें आपको पहले सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, फिर आपको कॉर्पोरेट व्हील समझाना पड़ेगा, फिर कब लिफ्ट करते हैं वो समझाना पड़ेगा, और ये सारे केसेस बताने पड़ेंगे। अगर केस किसी पार्टिकुलर केस से आता है इनमें से, तो सिर्फ उस केस को भी एलोबरेट कर दोगे तो काम चल जाएगा। समझ में आया? एलोबरेट करना पड़ेगा उस केस को, और केस का नाम आपको याद होना चाहिए अगर आप कोई नाम लिख रहे हो तो। अगर आपको, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो अगर आपको केस का नाम याद नहीं होता तो आप ये लिख सकते हो एज पर डिसाइडेड केस लॉ। क्या लिख सकते हो? एज पर डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट, कि ऐसे ऐसे हुआ था और इसको ऐसे ऐसे सजा नहीं मिली। गेम समझ में आया? तो कह रहा है कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड, ये वही उन्हीं की समरी है बेटा जो हमने पढ़े ट्रेडिंग विद एनिमी के केस में। वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू अवॉइड द सर्कमवेंट द टैक्स। बताना कौन कौन से केस पढ़े थे यहाँ पे? हमने कौन सा पढ़ा था? डैमलर वाला। यहाँ पे कौन सा पढ़ा? कौन सा केस था? सर्कमवेंट द टैक्स, दिनशो वाला, याद कर लेना ये। फिर कौन सा पढ़ा? एजेंट वाला। ये तो ये था एसोसिएटेड रबड़ वाला, एसोसिएटेड रबड़ वाला ये था ऑब्लिगेशन वाला। यहाँ पे था अभी अभी पढ़ा ना ये तो बीटीसी, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी। और इसमें कौन सा पढ़ा? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड, ठीक है। तो ये सारे केस बेटा आप सुनो, आप इसको याद भी कर सकते हो। और आप सुनो सुनो,
वही है, लिखा यहाँ पे कहीं नहीं है, लिखा यहाँ पे ठीक से कहीं नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मैंने गिलफोर्ड समझाया या नहीं समझाया? क्या बोला बताओ, क्या बोला, क्या बोला? पुराने माल को दे देता था ये बोल के कि ये इम्पोर्टेड माल है, या फिर इम्पोर्टेड माल, लोकल माल को इम्पोर्टेड माल बोल के बेच देता था। तो आप डिफ्रॉड कर रहे हो सामने वाले को, तो ऐसे केसेस में आपकी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आप अगर ज़्यादा रिसर्च करना चाहो तो सारे केस लॉ को आप नेट पे डाल के खोल सकते हो, आपको पूरा केस लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज़ से, क्योंकि मैं तो पढ़ता था। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप फर्दर रिसर्च करने के लिए आप इन केस लॉ को नेट पे डाल के पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। आज हमने कॉर्पोरेट बिल थ्योरी को ख़त्म कर लिया, और हम, क्योंकि आज हमने दोबारा से शुरू से स्टार्ट करा था, हम अब नेक्स्ट क्लास में टारगेट बनाएंगे कि कंपनी एक्ट को हमें ख़त्म करना है। तो हम थोड़ी लंबी क्लास लेंगे और कंपनी एक्ट को क्या करेंगे मेरे दोस्त, ख़त्म करेंगे। हो सके तो थोड़ा सा आप पढ़ के आना। तो मैं मैराथन लूंगा अब की बार, और कंपनी लॉ को कितने पेज का बचा है देखना आप। आज के लिए थैंक यू। वैसे आप देख लो कितने पेजेस का है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय।